नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हो कि आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से लगातार वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आज हम आपको भारत के बारे में चर्चा करेंगे। जो भारत के बारे में जो हम चर्चा करेंगे, ये भारत भूगोल हमारी प्रतियोगी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसा कि आप जानते हो कि भारत भूगोल एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमेशा निरंतर बहुत से अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम सबसे पहले भारत भूगोल के बारे में जब चर्चा करने से पहले कुछ चीज़ें जान लें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो भारत है, तो आज हम चैप्टर का नाम देते हैं भारत का आकार, उसकी स्थिति, उसका विस्तार। जो हमारा चैप्टर का नाम है, इसका नाम है भारत का आकार, स्थिति एवं उसका विस्तार। देखेंगे भारत का आकार कैसा है, भारत की स्थिति मतलब और स्थिति कैसी है, हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, या जो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है। आइए दोस्तों इस पर चर्चा करें। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हम भारत का स्थिति। जब हम भारत की स्थिति की बात करें तो मान लीजिएगा हम देखते हैं कि ये हमारा ग्लोब है और ये हमारी विषुवत रेखा है। आपको पता है 0 अक्षांश को ही हम विषुवत रेखा कहते हैं या इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। चाहे हम इसको विषुवत रेखा कहें, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 अक्षांश रेखा कहते हैं या 0 अक्षांश रेखा कहते हैं। दोस्तों यदि बात आ जाती है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और 0 अक्षांश रेखा या 0 डिग्री रेखा की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले हमारा दिमाग कहीं चला जाना चाहिए कि जो हमारी विषुवत रेखा है ये हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अब जब हम देखते हैं कि ये हमारे 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो ये ऊपरी पार्ट हो जाएगा, ये नीचे का पार्ट होगा। तो दोस्तों इसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं या इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, इसको हम साउथ पोल कहते हैं। यहां तक की बात हम लोग ने समझ चुके हैं। तो अब हमको देखना है कि हमारा भारत कहां पर है। हमें सबसे मेन बात है, हमको चर्चा करनी है कि हमारा भारत कहां पर स्थित है। तो जो हम भारत पर चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा भारत है कहां, भारत का विस्तार कैसा है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो हम जब बात करते हैं तो हम देखा होगा दोस्तों, कुछ इस तरह से ग्लोब आपने पढ़ा होगा, ऐसे बना होता है, कुछ ऐसे रेखाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कौन सी हमारी अक्षांश रेखा है, कौन सी देशांतर रेखा है। अब हम जो सबसे पहले देखते हैं, जो ये हमारी लंबवत रेखाएं होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। और जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। दोस्तों हम जान गए कि कौन सी इसमें देशांतर रेखा है और कौन सी अक्षांश रेखा है। जब इतनी बात हमें समझ में आ गई तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले यही देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत की अक्षांश रेखाएं कहां से कहां तक हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारी 0 है और इस 0 से हम जब ऊपर की ओर चलेंगे, हमको ये भी पता है कि
हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब जब हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो हम देख रहे हैं कि हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है। जब हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री है मतलब भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो इसका मतलब है जो भारत होगा हमारे ऊपर की ओर होगा। तो 0 से हम क्या करेंगे? उत्तर की ओर। किधर चलेंगे? उत्तर की ओर चलेंगे। जब हम उत्तर की ओर चलेंगे तो देखते हैं कि हमारा जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तो हमारे भारत का मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है हम पढ़ते हैं 8 अंश 4 मिनट। तो हम यहां से गिनना प्रारंभ कर देंगे, सीधे सीधे गिन लेंगे कि हमारा 0 है तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इस तरह से हम करते करते पहुंच गए 8 पे। कहां पहुंच गए? 8 पे। अब 8 के ऊपर हम फिर इसके ऊपर देखते हैं, यहां पर हमारा 23.5 डिग्री है। हम कहां पहुंचे? 8 पे। तो जो हम यहां पर देख रहे हैं हमारे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है? 8 अंश 4 मिनट से। कितना है भैया? 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी देशांतर। क्या है? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी विस्तार है। हमको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो भारत है यहां से 8 अंश से लेकर चलेगा और कहां तक जाएगा? 37। तो ये हमारा 23.5, इसका मतलब है कुल मिला के जो हमारा भारत होगा कुछ यहां पर होगा। तो जो हमारा भारत यहां पर विस्तृत होगा, कहने का मतलब है यहां से भारत हमारा समाप्त हो रहा है। यदि यहां पर हमारा 37 अंश आता है, 6 मिनट आता है, तो यहां से भारत समाप्त हो जाएगा। यह हमारे भारत का क्या होगा? देशांतरी विस्तार होगा। अब हम यहां से जब देख रहे हैं कि ये देशांतरी विस्तार है तो हम 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक हमारे भारत के भी जितनी भी देशांतर रेखा जितनी भी अक्षांश रेखाएं पड़ती हैं ये हमारी अक्षांशीय विस्तार कहलाती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो मुख्य भूमि से जब लिया गया है तो मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट तक उत्तरी देशांतर माना जाता है। अब हम यहां पर देखेंगे कि जो हमारा भारत की स्थिति कहां है, हमारा भारत स्थित कहां है। तो जो हमारा भारत स्थित है तो यह उत्तरी पूर्वी, कहां पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये तो क्वेश्चन पूछा जाए भारत की स्थिति, तो भारत कहां स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपको ऑप्शन ध्यान रखना है कि उत्तरी पूर्वी है, पश्चिमी उत्तरी है, तो इस पे हम ध्यान देंगे। यदि हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है तो हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध सही करेंगे। या सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, कहां पर स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध है, तो हम सीधे सीधे क्या लगा देंगे? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई कि हमारा जो भारत का जो विस्तार है वो 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी देशांतर तक है। उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है, कहने का मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद जब हम बात करते हैं अन्य हमारी जो एक देशांतर रेखा होती है, अक्षांश रेखा होती है जो भारत के बीच से होकर गुजरती है, तो हमारी जो दूसरी अक्षांश रेखा है जो भारत के बीच से होकर गुजरती है, तो देखते हैं तो हमारी एक दूसरी है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब दोस्तों यहां पर यदि हम बात कर लें, थोड़ा ग्लोब में देख लेते हैं, तो ये जो हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी है, उत्तरी, और यहां पर हम बात करें 23.5 डिग्री दक्षिणी। दोस्तों जब हम ग्लोब पे बात कर लेते हैं तो ये हमारी भूमध्य रेखा होती है, इसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, और इसको हम कर्क रेखा कहते हैं।
और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी होती है इसको हम मकर रेखा कहते हैं। तो जो हमारी 23.5 डिग्री है ये उत्तरी अक्षांश रेखा है। कहने का मतलब है ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन सा अक्षांश है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? तो जो हमारा कर्क रेखा है या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण, ये कर्क रेखा से एक महत्वपूर्ण बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले जब कर्क रेखा हमारे 2 भागों में बांट रही है तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि कर्क रेखा पर कुल कितने राज्य स्थित हैं। तो हम देखेंगे कि हमारी कर्क रेखा पर कुल कितने राज्य आते हैं। तो कर्क रेखा पर कुल स्थित राज्य, कर्क रेखा पर कुल स्थित राज्य। तो कर्क रेखा पर कुल कितने राज्य स्थित है तो हम देख लेते हैं कौन कौन से राज्य आते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ये क्षेत्र आपको पता है गुजरात आता है, इधर राजस्थान। अब राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। तो कुल मिला के दोस्तों देखिए हम कितने राज्य आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहने का मतलब है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कुल कितनी राज्यों कर्क रेखा पर स्थित राज्य कितने राज्यों से होकर जाती है? तो कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा पर रेखा कुल 8 राज्यों से होकर जाती है, कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही बन गया कि कितने राज्यों से होकर जाती है, तो 8 राज्यों से होकर जाती है। अब दूसरी चीज, अब कर्क रेखा से अगला कौन से क्वेश्चन बनता है? तो यहां पर जब इतने राज्य दिखाए गए, क्वेश्चन एक और यहां से पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? जो हमारी ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गुजरती है, तो यहां पर क्वेश्चन इससे पूछा गया है किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो एकमात्र इन 8 राज्यों में से एकमात्र राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो वह राज्य है झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। कहने का तात्पर्य है झारखंड राज्य की राजधानी, झारखंड राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है किस राज्य की राजधानी है? तो जो रांची है वो कर्क रेखा पर स्थित है। यह किस राज्य की है? तो ये झारखंड राज्य की राजधानी है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इससे अन्य कौन सा क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, इसके पहले भी कई एग्जामों में पूछा गया है, यूपी SSC में भी पूछा गया है, SSC में भी पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा शहर कर्क रेखा के समीप स्थित है? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कौन सा शहर कर्क रेखा के समीप स्थित है? तो यहां पर 2 शहरों के नाम अधिकतर आ जाते हैं जो आपके कंपटीशन में या आपके ऑप्शन में मिल जाते हैं। तो यहां पर तो सबसे पहला जो शहर आता है वो गांधीनगर, ऑप्शन में गांधीनगर होगा तो हम गांधीनगर सही कर लेंगे। और दूसरा एक क्वेश्चन बन जाए, यहां पर आता है भोपाल। ये जो दोनों शहर हैं ये बिल्कुल कर्क रेखा के समीप स्थित हैं। महत्वपूर्ण चीज है। अब गांधीनगर ऑप्शन में है तो गांधीनगर सही करते हैं, भोपाल है तो भोपाल सही कर देते हैं। दोनों शहर कर्क रेखा के समीप स्थित हैं। अब आगे हम बात करेंगे अगला कौन सा क्वेश्चन बन जाता है कि कर्क रेखा से संबंधित अन्य कौन सा क्वेश्चन आता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ये जो 8 राज्यों में से कर्क रेखा होकर गुजरी है, इन 8 राज्यों में से सबसे ज्यादा कर्क रेखा का विस्तार किस राज्य में है?
क्वेश्चन बाद में आता है ये जो 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरी है, तो सबसे ज्यादा कर्क रेखा का विस्तार किस राज्य में है? सबसे ज्यादा कर्क रेखा का विस्तार किस राज्य में है? दोस्तों आपको बताना है यही 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों में से एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो दोस्तों वो राज्य है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। सबसे ज्यादा कर्क रेखा का विस्तार कहां पे है भैया? मध्य प्रदेश राज्य में है। तो यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि सबसे ज्यादा कर्क रेखा की लंबाई, तो आप बिना सोचे समझे हम सही करेंगे कौन सी? मध्य प्रदेश राज्य को सही कर देंगे। तो इससे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं, ये हमारे अक्षांशीय विस्तार की थी, तो अब हम चर्चा कर ले थोड़ा देशांतरी विस्तार के बारे में। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो ये हमारा जो अक्षांशीय विस्तार था, तो ये हमारी जो बड़ी रेखा थी, ये हमारी हमने पहले ही बोल चुके हैं अक्षांश रेखा है। जो ये हमारी खड़ी रेखा है, इसके बारे में भी हम बात करें तो ये जो हमारी जो खड़ी रेखा है, ये हमारी देशांतर रेखा है। तो हम जब देशांतर रेखा की बात करते हैं तो हम देखेंगे ये हमारी जो एक भारत, ये जो फिर इसी ग्लोब पे हम चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। जो हमारी ऊर्ध्वाधर या लंबवत जो भी रेखा है वो देशांतर रेखा कहलाती है। ये कौन सी थी? देशांतर रेखा। अब ये जो देशांतर रेखा है, तो ये जो हमारी है, हम मान लेते हैं ये जो हमारी रेखा खींची गई है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, क्योंकि कोई ना कोई 0 डिग्री देशांतर होगी। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी से विश्व में टाइम का निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस रेखा से विश्व में टाइम का निर्धारण किया जाता है? तो ये हमारी जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे विश्व में टाइम का निर्धारण किया जाता है। यह रेखा हमारे ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है। अब कहने का तात्पर्य है लंदन से होकर गुजरती है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो भारत है, अब हमारे भारत में कौन सी देशांतर रेखा है? तो जो हमारा भारत है, या हम सबसे पहले बात कर ले, हमारी जो ये पृथ्वी है, ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किधर घूमती है भैया? पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कहने का तात्पर्य है ऐसे घूमती है, कैसे? इस तरफ घूमती है। ये जो है ऐसे घूमेगी, तो पश्चिम से जब पूरब की ओर घूमती है, तो हमारा जो ये वाला पूरब की साइड वाला जो इस समय होता है, ग्रीनविच 0 से इस तरह वाला समय आगे होता है, और जो ग्रीनविच रेखा के जो पश्चिम का क्षेत्र होता है वो पीछे होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं भारत की, तो हम भारत पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो हमारे भारत का जो देशांतरी विस्तार है, कहने का तात्पर्य यहां से हम जब गिनती शुरू करेंगे तो 68 से जाएंगे। कहां जाएंगे? 68 अंश 7 मिनट। कितना है भैया? 68 अंश 7 मिनट। कहने का तात्पर्य है 0 से 1 2 3 4 5 करते हुए हम 68 तक जाएंगे। जब 68वीं रेखा हमको मिल जाएगी तो उस रेखा से हमारा भारत की शुरुआत हो जाती है। तो हमारे जो भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक है। 97 अंश 25 मिनट तक है। किधर है? तो पूर्वी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इस तरफ स्थित है, तो ये किधर होगा? उत्तरी पूर्वी। तो हमारा, हम पहले ही आपसे बोल चुके हैं, हमारा जो भारत का स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमारे भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 अंश से लेकर के कितना है? 97 अंश 25 मिनट से। अब यहां पर जब देशांतर रेखा की बात हो रही है, देशांतर रेखा 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट।
और आपको पता है कि इसी देशांतर रेखा से विश्व में समय का निर्धारण किया जाता है। अब कहने का तात्पर्य है हमारा जो भारत में होगा जो 68 अंश से है और कहाँ है 0 से लेकर के बीच में जितनी भी रेखाएं हैं वो सब देशांतर रेखाएं हैं, लेकिन भारत की जो शुरुआत हुई वो 68 अंश से सही और 97 अंश 25 मिनट तक गई। अब कुल क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कुल कितनी देशांतर रेखाएं पड़ती हैं, भारत में कुल कितनी देशांतर रेखाएं पड़ती हैं। हम यह 97 से 68 घटा दें और इधर 25 और इधर 25 तो क्या है भैया 7 और इधर 25, तो कुल मिला के हम जब इनका अंतर देखते हैं तो लगभग 30 देशांतर रेखाओं का आता है। तो भारत कुल कितनी देशांतर रेखाओं में विस्तृत है या फैला हुआ है, तो भारत जो कुल लगभग 30 देशांतर रेखाओं में फैला हुआ है। तो अब आप कहोगे कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। भाई हमारी सिंपल सी बात, हमने कहा इन्हीं रेखाओं से विश्व में समय का निर्धारण किया जाता है, टाइम का निर्धारण किया जाता है। ये टाइम जोन कहलाता है। टाइम जोन जो होती है वो ग्रीनविच रेखा होती है, ग्रीनविच रेखा होती है जो हमारी लंदन से होकर गुजरती है। तो हम कहते हैं कि इसका समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो आपने ये भी पढ़ रखा है कि एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर रेखा को पार करने में, एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब जब एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है तो भारत में कुल कितनी भैया देशांतर रेखाएं होंगी। अब भारत में तो हम सबसे पहले बात करते हैं भारत में। तो अब यहां पर हम देख लें कि ये देशांतर रेखा है, ये भी देशांतर रेखा है। इसके बीच में 68, 69, 70 से लेकर के 97 तक सारी रेखाएं जो खींची जाएंगी सब देशांतर रेखाएं होंगी। क्या ऐसा भी होता है कि प्रत्येक देशांतर रेखा से समय का निर्धारण किया जाता है? ऐसा नहीं है। प्रत्येक रेखा से समय का निर्धारण नहीं किया जाता है। प्रत्येक देश की समय का निर्धारण करने के लिए उसकी एक मानक रेखा होती है, एक मानक देशांतर रेखा मानी जाती है जिससे कि समय का निर्धारण किया जाता है। तो भारत में भी एक ऐसी मानक समय रेखा है जो भारत के बीच से होकर लगभग गुजरती है जिससे कि समय का निर्धारण किया जाता है। तो हम देखेंगे वो कौन सी ऐसी रेखा है, कौन सी देशांतर रेखा है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत में समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा से किया जाता है। यदि हम बात करें भारत में समय निर्धारण की तो यहां पर हम सबसे पहले देख लेते हैं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ये भारत की समय रेखा कहलाती है या इसी को हम मानक समय रेखा कहते हैं। मानक समय रेखा कहते हैं। अब यहां से हमने देखा 0 से स्टार्ट हुआ, यहां पर 82.5, तो ये भारत की मानक समय रेखा है। अब जब भारत की जो मानक समय रेखा है, अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारत की जो मानक समय रेखा है ये हमारे ग्रीनविच समय रेखा से कितना आगे है, या हमारे ग्रीनविच लंदन से हमारे भारत के समय में डिफरेंस कितना है। तो हम देखेंगे यहां से हम चले, यदि स्टार्ट कर दें, हम 0 से स्टार्ट करें और 82.5 तक चले जाते हैं। तो फिर यदि हम 82.5 और 4 से हम गुणा कर दें, इसको 82.5 को हम 4 से गुणा कर देते हैं क्योंकि ये 30 है। 4 दूनी 8, 8 चौको 32 और आधा ये है, कितना है, आधा है 30, 4 3 12, 120 मिनट। तो यदि हम इसको गुणा कर रहे हैं तो कुल मिलाकर लगभग 5.5 घंटे, कुल मिलाकर कितना आ रहा है, 5.5 घंटे। इतना अंतर निकल रहा है। एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 रेखाओं को पार करने में कितना समय लगेगा, तो लगभग 5.5 घंटे। अब जो ये 5.5 घंटे है ये हमारे देशांतर रेखा से आगे है।
हमने पहले भी कहा है पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, तो ये क्या है, आगे की ओर है, आगे की ओर चलती है। तो जो भारत का समय है वो ग्रीनविच लंदन से 5.5 घंटे आगे रहता है। भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। यदि इधर होता तो पीछे है, और यदि पूरब की ओर है तो आगे है। अब हम सबसे पहले यहां पर बात करें, जब 5.5 घंटा हमारा आगे चलता है तो जो हमारी मानक समय रेखा है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो हमारी मानक समय रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो हमारी मानक समय रेखा है यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती भैया? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम बात करेंगे जो मानक समय रेखा है ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, उन 5 राज्यों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वो राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जो हमारी मानक समय रेखा निकल रही है उत्तर प्रदेश से होकर जा रही है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो पहला राज्य उत्तर प्रदेश। हम जो दूसरी रेखा देख रहे हैं, दूसरा राज्य हमारा इस पर मध्य प्रदेश आ रहा है। कौन सा राज्य पड़ेगा? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के बाद इधर थोड़ा साइड में आते हैं तो हमारा ये छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद हमारा आंध्र प्रदेश पड़ता है। आंध्र प्रदेश। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? तो आप क्रम देख लीजिएगा कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश। दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, और 5वां है आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों इनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, या इनमें से 3 राज्य का नाम दिए हो और चौथे राज्य का नाम ना दिया हो, और कोई आपसे क्वेश्चन पूछते निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं जाती है। मान लीजिए यहां पर छत्तीसगढ़ दे दिया, और ये 3 राज्य उत्तर प्रदेश दे दिया, मध्य प्रदेश दे दिया, और यहां पर उड़ीसा नहीं दिया, और आपसे दे दिया पश्चिम बंगाल। और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं जाती है। तो आपको जो पता है कि हमारे 5 ही राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों से होकर ही जाती है। यही 5 राज्य हैं जिनसे मानक समय रेखा गुजरती है। तो ये हमारा कौन सा राज्य नहीं होगा? पश्चिम बंगाल नहीं होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दूसरी चीज, यदि हो सकता है 3 ऐसे राज्य दे दे जिससे हमारी मानक समय रेखा नहीं जाती हो, और क्वेश्चन ये पूछ दे निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। तो आपको इन 5 राज्यों में से कोई भी एक राज्य जो नजर आ जाए वो राज्य को सही कर लेना है। हमारा कहने का तात्पर्य है इन 5 राज्यों को आपको बहुत सही तरीके से याद रखना है, अपने दिमाग में बसा के रखना है। इन 5 राज्यों के अलावा कुछ भी आता है, किसी भी तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका जवाब हम आसानी से दे सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, समझ गए होंगे। अब यहां पर फिर क्वेश्चन बन जाता है कि जो भारत की मानक समय रेखा है ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होकर गुजरती है। बहुत अच्छी बात है। अब जो हमारी ये मानक समय रेखा है ये उत्तर प्रदेश के कहां से जा रही है, तो क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से, कई जगह का नाम, उत्तर प्रदेश की कई जगहों का नाम दे दिया जाता है, और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा किस जगह से होकर गुजरती है। तो जो हम सबसे पहले हम देखते हैं, जो बहुत बार हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया वो इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है। कहां से जाती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है।
नैनी से होकर जाती है। याद रखना है आपको, कहां से होकर गुजर रही है? इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजर रही है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को देखना है और अपना पेन और कॉपी अपने पास रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगता है, हर चीज आपको, हर फैक्ट्स को आपको क्या करना है? नोट करते रहना है। तो आपको वही चीजें आपको बताई जा रही हैं जो अधिक से अधिक एग्जाम में पूछी गई हैं। तो और किस जिले से? तो अब देखो, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कभी कभी आपको मिर्जापुर भी दे दिया जाता है, तो ये मिर्जापुर में से भी जाती है। तो मुख्य हमको याद रखना है कहां से जाती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है। अब क्वेश्चन कुछ बन गया कि भारत में समय का निर्धारण किससे किया जाता है? तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से किया जाता है, जिसे हम मानक समय रेखा कहते हैं या भारत की मानक समय रेखा होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि भारत की मानक समय रेखा कहां से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश के किस जगह से होकर जाती है? तो जो भारत की मानक समय रेखा है वह उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है। अब दोस्तों बात हमने ये बता दी कि आपसे यहाँ पर टाइम का निर्धारण होता है। फिर हम लौट के आते हैं अपनी उसी रेखा पर। टाइम के जब निर्धारण की बात हो जाती है, तो जब टाइम का निर्धारण होता है तो क्वेश्चन यहाँ पर बन गया, क्या भारत, जब देशांतर रेखा से ही टाइम का निर्धारण हो रहा है, तो क्या भारत में जो 30 देशांतर रेखाएं हैं, इनमें प्रत्येक जगह पर अलग अलग टाइम होता है? दोस्तों ऐसा नहीं माना गया है। लेकिन फिर भी यदि आपसे क्वेश्चन आता है, यदि पूछा जाता है कि गुजरात में ये 68 अंश है, 68 अंश 7 मिनट, यदि गुजरात में पूछा जाए कि शाम के 4 बजे, कितना बजा है? शाम के 4 बजे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में कितना बजेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में टाइम कितना होगा? वैसे तो टाइम अलग अलग नहीं होता है। यदि इस तरह से भी यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि गुजरात में शाम के 4 बजे है, तो अरुणाचल प्रदेश के समय क्या होगा? हम ऑप्शन पे चलेंगे, देखते हैं। हमने पहले कहा एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 68 से हमारी 97 अंश तक लगभग 30 देशांतर रेखाएं बनती है। कितनी बनती है? लगभग 30 देशांतर रेखाएं बनती हैं। जब एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगेगा? 4 × 3 = 12, 120 मिनट। अब कितना समय लगा? 120 मिनट। अब कहने का तात्पर्य है कि अब ये बात आपको ये भी बतानी है कि अरुणाचल प्रदेश का समय पहले होगा या गुजरात का समय पहले होगा। आपको ध्यान रखना है कि वो अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा है कि गुजरात के बारे में पूछा है। जो हमने आपको बताया, हमने ये बताया कि गुजरात में शाम के 4 बजे हैं। गुजरात में शाम के 4 बजे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश का समय क्या होगा? तो यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ पर जो हमारी थी गुजरात के जो 68 अंश 7 मिनट से जो हमारी एक देशांतर रेखा गुजर रही थी, और जो हमारी अरुणाचल प्रदेश से होकर जो जा रही थी वो 97 अंश से देशांतर रेखा थी। इन दोनों देशांतर रेखाओं के बीच में लगभग 30 देशांतर रेखाओं का डिफरेंस है, अंतर पाया गया। इन 30 देशांतर रेखाओं को पार करने में कितना समय लगा? 120 मिनट का समय लगा। हम इसको घंटे में परिवर्तित कर लेते हैं। 6 दूनी 12, लगभग क्या हुआ? पूर्णतया 2 घंटे। तो कहने का तात्पर्य है, यदि यहां पर 4 बजा है, जब यहां पर 4 बजा है, तो ये क्या होगा? आगे होगा। तो इधर कितना जाएगा? 6 बजा होगा। कितना बजा होगा? 6 बजा होगा। कहने का मतलब 2 घंटे का डिफरेंस चलता है। यहां पर यदि यहां का समय पूछा जाए, यहां पर है, तो यहां पर समय कितना होगा? पीछे होगा। यदि अरुणाचल प्रदेश में समय दिया गया कि अरुणाचल प्रदेश में 4 है, 4 बजा है, तो गुजरात में क्या होगा? तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय से गुजरात का समय 2 घंटे पीछे होगा। यदि गुजरात का समय आपको दिया गया है और अरुणाचल प्रदेश में समय क्या होगा? तो अरुणाचल प्रदेश का समय 2 घंटे आगे होगा। इतना आपको याद रखना है। अब थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं भारत के कुछ स्थिति के बारे में। जो भारत की हम स्थिति के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, तो अब देख लेते हैं
जब स्थिति की बात आई तो हम देख रहे हैं हमारा कुछ भारत, जो ये हमारी भारत की जो समय है, जो ये हमारा भारत है, इतना भारत प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। और यहां से लेकर के ये बांग्लादेश तक जो हमारा ये समय आ जाता है, ये हमारा कैसा है, स्थलीय भारत कहलाता है। तो जब हम बात करें कि भारत, तो अब कुल लंबाई के बारे में बात हुई, अक्षांश रेखा के बारे में बात हुई, देशांतर रेखाओं की बात हुई, तो हम सबसे पहले अब भारत की बात कर ले मुख्य भूमि या तट रेखा की लंबाई के भारत में। तो ये मुख्य भूमि है, ये भारत की जो मुख्य भूमि है या तट रेखा की लंबाई है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि या तट रेखा की लंबाई। जो भारत की मुख्य भूमि है या तट रेखा की जो लंबाई है वह 6100 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी है भैया, 6100 किलोमीटर। यदि यहीं पर अब देखो, ये हमारी जो लंबाई है गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, कहां तक है, पश्चिम बंगाल तक, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक। अब यहां से यहां तक जो मुख्य भूमि है या तट रेखा की लंबाई कितनी है, 6100। तो हम देखते हैं यहां पर गुजरात है, गुजरात के बाद यहां पर क्या आएगा, महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र के बाद यहां पर गोवा है, यहां पर कर्नाटक है, यहां पर केरल है, तमिलनाडु है। अब तमिलनाडु के बाद क्या आएगा, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। अब भारत की तट रेखा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने का तात्पर्य है भारत के तटीय राज्यों की संख्या यदि पूछी जाए तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है। भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है। तो क्वेश्चन कितने पूछा जाता है, निम्नलिखित में आप इसमें कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर है, कोई भी राज्य हटा दिया जाए और आपसे पूछा जाए कौन सा राज्य भारत की तट रेखा पर स्थित नहीं है, तो इन 9 में से यदि कोई भी दूसरा राज्य इसमें जोड़ा जाए तो वह राज्य भारत की तट रेखा पर स्थित नहीं है। अब जब इतनी चीज हम जान गए तो ये हमारी तटीय राज्य थी। इस तट रेखा की जो लंबाई देखी, इस तट रेखा की लंबाई कितनी थी, 6100 किलोमीटर है। अब आप लोग ये भी पढ़ चुके हो कि यहाँ पर इसके अलावा भारत के कुछ अन्य द्वीपीय राज्य हैं या छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं। यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो आपने यहाँ पर पढ़ रखा है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है। इन सारे द्वीपों को, जो अनेक द्वीप फैले हुए हैं, इन द्वीपों की भी लंबाई जोड़ दी जाए तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई, तट रेखा की लंबाई। अब द्वीपों सहित कहने का मतलब ये भी हमारा क्षेत्र जुड़ा है, प्लस जो अंडमान निकोबार थे, लक्षद्वीप से, ये सारे द्वीपों को भी जोड़ा गया है। तो इनकी लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है। आपको हमने पहले ही बता चुके हैं हमारे कुल कितने तटीय राज्य कितने हैं, 9। इनकी लंबाई यदि केवल पूछी जाए तो 6100 किलोमीटर है। यदि कुल द्वीपों सहित तटीय राज्य पूछी जाए तो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है। अब यदि बात आ जाती है सबसे बड़ी, अब जो हमारी तट हैं, जो हमारे मुख्य भूमि से जुड़े हुए थे या जो हमारी स्थलीय, ये हमारी क्या थे, मुख्य भूमि है या तटीय थे। यदि हमसे क्वेश्चन कर दिया जाए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, अब स्थलीय सीमा की बात आ गई। जब स्थलीय सीमा की बात आई तो हमारी जो स्थलीय सीमा की शुरुआत हुई वो गुजरात से हुई। कहां से हुई, गुजरात के पास से शुरू हो गई स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा, यदि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी जाए तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, भारत की स्थलीय सीमा की
लंबाई, जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। दोस्तों अब हम ये पूछा जाए भारत की स्थलीय सीमा तथा तटीय सीमा कुल सीमा की लंबाई कितनी है, तो हम 15,200 किलोमीटर में 60,516.6 किलोमीटर की लंबाई जोड़ देते हैं। ये हमारे पूरे संपूर्ण भारत की कुल स्थलीय तथा तटीय दोनों लंबाइयां आ जाती हैं। तो हम जोड़ के देख लेते हैं। 15,200 यहां पर हम देख रहे हैं 15,200 प्लस 7,516 किलोमीटर। यदि इसको हम जोड़ते हैं तो 6 1 7 12 22,716.6 किलोमीटर आती है। तो कुल लंबाई कितनी है? संपूर्ण लंबाई, तटीय लंबाई, द्वीपों सहित लंबाई तथा स्थलीय लंबाई, यदि हम सारी लंबाइयों को जोड़ देते हैं तो हमारी लंबाई कितनी निकल रही है? 22,716.6 किलोमीटर है। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने साथियों के बीच शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम अपने साथियों को ये एक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी जानकारी उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।